किधर किधर छू जाओ इधर इधर भागो। अरे छू पाटिल इधर किधर छू इधर छू जाता इधर किधर छू जाता हूँ। ओ इधर नहीं किधर जाओ चल जल्दी कर किधर जाऊँ चल। उन्होंने दर्जनों फिल्मों में शराबी के रोल इस कदर परफेक्शन के साथ निभाए कि फिल्म मेकर उनकी जगह किसी दूसरे कलाकार को फिल्म में लेने के बारे में सोचते भी नहीं थे। चुपके चुपके, बॉम्बे टू गोवा और शोले जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी दिखा चुके केशव मुखर्जी 1950 से 80 के दशक तक उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इतनी फिल्में करने के बावजूद उनकी अदाकारी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अपने 3 दशक से ज्यादा के करियर में उन्हें महज एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला। केशव मुखर्जी के बारे में 2 तरह की बातें फिल्मी गॉसिप मैगजीन्स में छपा करती थीं। पहली ये कि उन्होंने कभी शराब नहीं पी, दूसरी ये कि वो खूब पिया करते थे। दोस्तों, केशव मुखर्जी के बेटे बबलू बोलते हैं, नहीं, ये उनकी नेचुरल एक्टिंग ही थी। उन्होंने कभी शूट से पहले शराब नहीं पी। हाँ, उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती थी कि कोई भी देखकर अंदाजा लगा लेता था कि शायद उन्होंने पी रखी है। आजकल के एक्टर्स आमतौर पर पर्दे पर शराबी की एक्टिंग करने से पहले सच में शराब पीते हैं, लेकिन पिताजी ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपनी रियल लाइफ में भी चुनिंदा मौकों पर ही शराब को हाथ लगाया था। मीडिया में कई तरह की बातें सामने आती हैं कि पापा बहुत शराब पीते थे, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बबलू बोले, पापा फिल्मों में तो कॉमेडी करते थे, लेकिन रियल लाइफ में वो अपनी फिल्मी इमेज से कोसों दूर थे। वो बेहद स्ट्रिक्ट थे और उन्हें देखकर मैं और मेरे भाई की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। शूटिंग से वक्त निकालकर वो जब भी घर पर होते थे तो हमें होमवर्क करवाते थे। कुकिंग का शौक था तो खाना भी बनाते थे। उन्हें बंगाली क्विजीन जैसे माछेर झोल वगैरह बेहद पसंद था। उन्होंने तो हमारी माँ को भी कुकिंग सिखाई थी। उनकी एक खास बात ये भी थी कि वो कभी अपने काम को घर लेकर नहीं आए। वो घर में एक आम इंसान ही थे, कोई एक्टर नहीं। वो घर में फिल्मों की कोई बात नहीं करते थे। हम बचपन में उनकी फिल्मों के सेट पर कभी गए या नहीं, मुझे तो ये भी याद नहीं है, क्योंकि ऐसा शायद कभी हुआ ही नहीं। यही वजह रही कि पापा के निधन के बाद हमें असली मायनों में ये पता चला कि वो कितने बड़े एक्टर थे और लोग उनकी अदायगी के कितने कायल थे। वो बेहद सादगी पसंद थे और अगर कभी काम के सिलसिले में विदेश भी जाते थे तो वहां से कोई चीज ना परिवार के लिए खरीदते थे और ना ही खुद के लिए। वो सिर्फ एक ब्रीफकेस लेकर जाते थे और वही लेकर वापस आ जाते थे। इस वजह से मेरी माँ को उनकी सहेलियां चिढ़ाती भी थीं कि उनके लिए पापा कभी विदेश से कोई गिफ्ट लेकर नहीं आते। मेरे पिता पहले ऐसे स्टार थे जिन्हें दुबई में रेड कारपेट वेलकम मिला था। वहां एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान पापा ने अपने चिरपरिचित स्टाइल में कई एक्ट किए जिससे लोग उनके दीवाने हो गए। कई शेखों ने अपने गले से सोने की चेन निकालकर पापा के गले में पहना दी। ये सोने की चेन इतनी ज्यादा हो गई कि पापा का पूरा गला ऊपर तक भर गया। उन्होंने फिर सबसे गुजारिश करते हुए कहा कि जिन्होंने भी सोने की चेन उनके गले में डाली है वो वापस ले लें। ये सुनकर उनके साथियों ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो पापा बोले कि मैं इन्हें लेकर एयरपोर्ट पर घंटों खड़े नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि कस्टम अधिकारी मेरा लगेज चेक करें और मैं इन सामानों की ड्यूटी चुकाते हुए अपना समय बर्बाद करूं। इसी वजह से वो मेरी माँ को उनकी सभी पसंदीदा चीजें मुंबई से दिलवा देते थे, भले ही वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। एक बार की बात है, जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और हम जुहू में एक BHK वाले किराए के घर में रहते थे। मेरी माँ को टीवी देखना पसंद था तो वो पड़ोसी के घर अक्सर टीवी देखने चली जाती थीं। एक दिन पड़ोसी ने उन्हें घर आने से मना कर दिया। माँ इस बात से उदास हो गईं।
पापा ने कारण पूछा तो उन्होंने पूरी बात बताई। पापा को भी ये बात बेहद बुरी लगी। इस घटना के 1 महीने के भीतर ही पापा ने जुहू में 2 BHK फ्लैट खरीदा और मां के लिए टीवी भी ली, ताकि उन्हें किसी और के घर कभी टीवी देखने ना जाना पड़े। वो मां को लेटेस्ट ट्रेंड की हर साड़ी और गहने दिलाते रहते थे। दोस्तों, केशव मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त 1925 को कोलकाता में हुआ था। बंगाल में पले बढ़े केशव को हमेशा से एक्टिंग का शौक रहा। यही वजह रही कि उन्होंने रंगमंच और नुक्कड़ नाटकों में भी काम किया। इसी दौरान उन्हें मशहूर फिल्मकार ऋत्विक घटक ने पहला ब्रेक दिया था। पहली बार बांग्ला फिल्म नागरिक में काम किया था, लेकिन ये फिल्म 1977 में रिलीज हो पाई थी। तब तक ऋत्विक घटक की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद केशव मुखर्जी ने भी ये फिल्म कभी नहीं देखी। फिल्म नागरिक में काम करने के बाद केशव ने कई अन्य बंगाली फिल्मों में काम किया, लेकिन केशव का गुजारा इन छोटी मोटी फिल्मों से नहीं हो रहा था। न उनके पेट की भूख शांत हो रही थी और न ही एक्टिंग की। जब केशव ने ठान लिया कि उन्हें एक्टिंग में ही आगे जाना है, तो कोलकाता से बॉम्बे आ गए। उन्होंने किसी तरह डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी को अप्रोच किया और उनसे काम मांगा। ऋषिदा ने उन्हें निराश नहीं किया और फिल्म मुसाफिर में एक स्ट्रीट डांसर का रोल दे दिया। इसके बाद केशव काम के लिए लीजेंडरी फिल्ममेकर बिमल रॉय से मिलने पहुंच गए, जो परिणीता, बिराज बहू, मधुमती, सुजाता, परख, बंदिनी जैसी फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे। एक बार की बात है, बिमल रॉय किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, तो केशव भी वहां सेट पर पहुंच गए। काफी इंतजार के बाद बिमल दा उनसे मिले और कहा, अभी तो कोई काम नहीं है, बाद में आना। केशव पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा और वो वहीं खड़े होकर बिमल दा को देखते रहे। बिमल दा इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने केशव को देखकर कहा, भौंक सकते हो क्या? मुझे कुत्ते की आवाज की जरूरत है। तुम निकाल सकते हो कुत्ते की आवाज? केशव ये सुनकर सन्न रह गए और कुछ देर शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने कुत्ते की आवाज निकालनी शुरू कर दी। बिमल दा चौंक गए। वो निशब्द थे, लेकिन केशव अपना काम कर गए और फिल्म में इस तरह उनका रोल पक्का हो गया। केशव मुखर्जी में छिपे शराबी को पहचानने का श्रेय फिल्म डायरेक्टर असित सेन को जाता है, जिन्होंने उन्हें नूतन स्टारर 1970 की फिल्म मां और ममता में एक शराबी का रोल दिया। तब से बॉलीवुड में शराबी की भूमिका के लिए केशव पर्याय बन गए। लेकिन केशव ने शराबी की एक्टिंग सीखी कैसे? बबलू बताते हैं, हम जुहू में जहां रहते थे, वहां एक पापड़ बेचने वाला आता था। वो नशे में चूर रहता था और पापड़ बेचने के लिए दिलचस्प तरीके से आवाज निकालता था। पिताजी रोज उसकी ये हरकत नोटिस किया करते थे। ऐसे में जब असित सेन ने उन्हें फिल्म में शराबी का रोल ऑफर किया, तो उन्होंने उसी पापड़ वाले का स्टाइल अपनाया। ये ट्रिक काम कर गई और फिल्म दर फिल्म पापा का यही अंदाज उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें मेकर्स से फिल्म में लेने की डिमांड करने लगे। स्क्रिप्ट में ऐसी गुंजाइश तलाशी जाने लगी कि कहीं न कहीं शराबी के तौर पर केशव को फिल्म में दिखाया जा सके। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केशव सिर्फ शराबी की भूमिकाओं के लिए याद किए जाते हैं। रमेश सिप्पी की 1975 में आई फिल्म शोले में वो हरिराम नाई बने, जो हड़बड़ी में एक कैदी की आधी मूंछ साफ कर देता है। किशोर कुमार और सुनील दत्त 1968 की पड़ोसन में उन्होंने कलकतिया का किरदार निभाया, जो किशोर दा की टीम का गायक रहता है। महमूद की साधु और शैतान में भी वह गायक बने थे। एक नारी एक ब्रह्मचारी 1971 में वह डॉक्टर तो बासु चटर्जी की फिल्म पिया का घर 1972 में एक टैक्सी ड्राइवर के किरदार में भी दिखाई दिए। ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके 1975 में भी वह ड्राइवर के रोल में थे,
जिसे आज भी उनकी सबसे अच्छी फिल्म माना जाता है। बबलू मुखर्जी के मुताबिक पापा को लेकर ये गलतफहमी है कि उनका निधन आर्थिक तंगी की वजह से हुआ था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपने दौर के हाईएस्ट पेड कॉमेडियंस में से एक थे। मुंबई के पॉश एरिया जुहू में उनका 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट था और उन्हें कोई कमी नहीं थी। उनका निधन एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में हुआ था। फरवरी 1982 में वो मुंबई के नजदीक स्थित एक गणपति मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे तो ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। पिताजी कार में जिस तरफ बैठे थे वही दरवाजा टक्कर से खुल गया। बबलू बताते हैं कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनके पिता केष्टो का आधा शरीर कार से बाहर था और सिर दूर तक घिसट गया था। उनका इलाज भी चला, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बबलू ने बताया कि इसके बाद वे पिता को घर ले आए थे, जहां 2 मार्च 1982 को महज 56 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद बेटे बबलू मुखर्जी ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा। हालांकि उन्होंने कभी एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। बबलू बताते हैं, पिताजी मुझे पायलट बनाना चाहते थे तो उन्होंने हमें हमेशा पढ़ाई लिखाई भी एविएशन इंडस्ट्री के मुताबिक ही करवाने की कोशिश की, लेकिन उनके निधन के बाद सब कुछ बदल गया। लोगों ने मुझे एक्टिंग के ऑफर देने शुरू कर दिए। कई बार मुझे पापा की मिमिक्री करने के ऑफर मिले, लेकिन मैं हमेशा से इस बात को लेकर क्लियर था कि मैं कभी भी फिल्मों, टीवी शो या परफॉर्मेंस में अपने पापा की नकल नहीं करूंगा। मैं जानता था कि मेरा कंपैरिजन हमेशा उनसे किया जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे कोई भी ऑफर नहीं स्वीकारे। मैंने काम में हमेशा अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। बबलू ने दिल 1990, खिलाफ 1991, इसी का नाम जिंदगी 1992, ढूंढते रह जाओगे 1998 और स्वीटी वेड्स NRI 2017 जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने विक्रम और बेताल, जुबान संभाल के और ब्योमकेश बख्शी जैसे टीवी शोज में भी काम किया है। बबलू ने 2022 में अपने पिता को ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम पर केष्टो मुखर्जी एक्टिंग एकेडमी मुंबई में खोली है। तो दोस्तों, आपको केष्टो मुखर्जी की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।